नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने सरकार की घोषणा के साथ ही पूरे देश को आग में झोंक दिया, ऐसा लगता है। उसकी वजह यह कि सरकार ने घोषणा की कि जो बच्चे 17.5 वर्ष से 21 तक की उम्र के हैं उनकी सेना में भर्ती की जाएगी 4 साल के लिए। और सबसे खास बात है कि 4 साल के बाद जब वो सेना से बाहर आएंगे तब उनको राज्य सरकारें पुलिस सेवा में प्राथमिकता देगी, सुरक्षा बल की भर्ती में उनको प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा वो जिस काम में पारंगत हुए हैं सरकार उस काम को करने के लिए उनको लोन की व्यवस्था भी करेगी। ये तो हुआ उसका एक पक्ष, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि सरकार ने घोषणा की। ऐसा पहली बार देखा गया कि सरकार की घोषणा के साथ ही पूरे देश में इस मुद्दे पर हिंसा का दौर शुरू हो गया। आज ताज़ा खबर यह है कि सरकार ने जो उम्र 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष थी भर्ती की युवाओं के लिए, उसमें पहले साल आयु बढ़ा दी है। अब उसकी आयु सीमा कर दी है 23 वर्ष। तो ये बड़ी घोषणा है, लेकिन आखिर सरकार के ऐलान के साथ एकदम से हिंसा सप्तम स्वर में क्यों चली गई? हाई पिच पर देश भर में हिंसा क्यों हो रही है? ये थोड़ी चिंता का विषय है। हालांकि हमारे पास कोई सीक्रेट खबर नहीं है, कोई आईबी की खबर नहीं है, लेकिन हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये हिंसा क्यों हो रही है। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनवाते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हिंसा हुई है ग्वालियर में, कलेक्टर और बाकी लोग क्या कहते हैं। इसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। सभी जो कोचिंग संस्थान के लोग आए थे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हम अच्छे से कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। कुछ फिजिकल क्लब के लोग भी आए हुए थे। ऐसे ग्वालियर में लगभग 100 के आसपास फिजिकल क्लब संचालक हैं, जिनमें से कुछ लोगों की संलिप्तता इसमें निकल के सामने आई है। तो उनसे हम भी पूछताछ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ताकि वो भविष्य में किसी को दिग्भ्रमित ना करें। हमने उनसे पूछा भी योजना के बारे में क्या जानते हो, दस्तावेज पढ़ा? तो उन्होंने कोई योजना के बारे में दस्तावेज नहीं पढ़ा, कुछ जानते नहीं। केवल बच्चे जो उनके पास पढ़ने आए या फिजिकल ट्रेनिंग लेने आए उनको भड़का दिया, क्योंकि अभी उनके हाथ में दस्तावेज आया नहीं था। तो केवल इस तरीके से तथ्यों को न जान के और केवल किसी को भड़का देना ये बहुत ही गलत है। और हम जो है उनसे जानकारी पूरी इकट्ठी कर रहे हैं और उनका पूरा डेटा भी हम लेके रखें। अभी इसमें 2 एफआईआर, एक गोले के मंदिर में और एक पड़ाव में, और 2 एफआईआर जीआरपी के द्वारा, कुल 4 एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, प्रक्रिया में है। और अभी हमारे पास 34 लोग उपद्रवी युवक हिरासत में हैं, जो क्लियर कट वीडियोग्राफी में उपद्रव करते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही हम अन्य लोगों का भी चिन्हित कर रहे हैं। ये जैसा अभी डीएम साहब ने बताया, कोचिंग संचालकों से हम बात कर रहे हैं और इनने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपना जो इनका बना हुआ है उस पर चला के लोगों को इकट्ठा किया है। तो कहीं ना कहीं इनकी भूमिका भी संदेहास्पद है और पूरी तरह से तस्दीक होने के बाद इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो हमने सुना कि मध्य प्रदेश में हिंसा का सूत्रपात कहां से हुआ। कोचिंग सेंटर और आधी अधूरी जानकारी से बच्चों को भड़का दिया गया और हिंसा ऐसे हुई जैसे कि 1977 के पहले जेपी आंदोलन के समय हिंसा हुई थी, लेकिन तब वो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा थी। लेकिन यहां तो सरकार ने पिछले हफ्ते घोषणा की और इस हफ्ते हिंसा चरम पर पहुंच गई। तो ये पूरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी और डॉक्टर राहुल रंजन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में रमेश शर्मा जी आपसे करना चाहूंगा कि ये जो सारा मसला है, ये क्या सच में आंदोलन है या कहीं इसके पीछे कोई साजिश है, षड्यंत्र है या किसी किस्म का और कोई मामला? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे तो राघवेंद्र जी इसके पीछे कोई योजना लगती है, जिसको अपन साजिश भी कह सकते हैं। कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना की घोषणा हुई और योजनाबद्ध तरीके से बात बिहार की हो, ग्वालियर की हो, यूपी की हो, देश में करीब 7 राज्यों में ये बहुत ज्यादा अब संख्या बढ़कर 10 हो गई, 10 हो गई अब संख्या। तो सब जगह जो हमला हुआ है वो रेलवे पर, रेल की पटरी उखाड़ने पर और रेल को जलाने पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोई तार था, जो तैयारी इसकी जो चल रही थी किसी और बात को लेकर के चल रही होगी। लेकिन इस योजना को सामने आकर के मुझे कई वक्त ये हैरत ये होती है, इस योजना में ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग सेना में जाने की तैयारी जो युवा कर रहे हैं उनके लिए ये योजना किसी प्रकार की भी बाधा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये जो प्रचार हुआ है, और जैसा कि अभी अपन ने सुना है, जो पुलिस अधिकारी बता रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप और कोचिंग वाले इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब वो कोचिंग के संचालक कौन है और उनके किससे तार जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों की इसमें जाँच होना बहुत ज़रूरी है। संयोग से
अगर कोई योजना आई है, योजना का विरोध करने के बजाय आप या तो तय कर लीजिए हम योजना में हिस्सा लेंगे, या तय कर लीजिए हम योजना में हिस्सा नहीं लेंगे। जो लोग तैयारी करके सेना में जाने की प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा की जो तैयारी कर रहे थे, वो अग्निपथ योजना से, उसमें तो कोई बाधा है ही नहीं। ये योजना तो अतिरिक्त योजना है नौजवानों में राष्ट्रभाव जन्म देने के लिए। जिस तरीके से कई एक समय पर एनसीसी हुआ करती थी, ये उससे एक कदम दो कदम आगे की योजना है। तो जैसा कि अभी बता रहे हैं, योजना को पढ़ा नहीं, उसके क्या परिणाम होंगे, ये आप योजना से आप देखें। पिछले कुछ वर्षों से देश में अशांति और अराजकता फैलाने का जो काम चल रहा है, जिस तरीके से भारत अब विकास कर रहा है, विदेशों में अपना स्थान बना रहा है, उसके बजाय अशांति में उलझाना, लाइन ऑर्डर में उलझाना, चाहे छोटे कोई भी सरकार ने कोई कानून बनाया उसका विरोध, कोई घोषणा कर दी उसका विरोध, मैं समझता हूं ये कोई ना कोई योजना है राघवेंद्र जी। जी, तो चलिए, दरअसल हम इस पर भी बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि किसी भी आंदोलन की एक रूपरेखा होती है। पहले उसके खिलाफ लोग ज्ञापन देते हैं, फिर धरना प्रदर्शन होता है, रैलियां निकाली जाती हैं, इसके बाद आम सभाएं होती हैं, और उसके बाद कई बार पार्टियां या आंदोलनकारी शहर बंद का, प्रदेश बंद का या देश बंद का आह्वान करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में महीने 15 दिन लग जाते हैं। लेकिन ये तो सरकार ने इधर ऐलान किया और उधर आंदोलन शुरू हुआ, और आंदोलन भी इस लेवल पर कि एकदम उसने हाई पिच पे चला गया। सीधी रेल पटरियां उखाड़ना, रेलों में आग लगाना। आज 72 ट्रेनों का रास्ता बदला गया, 32 ट्रेनें रोक दी गई हैं। इसके अलावा बिहार के विधानसभा अध्यक्ष, बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया गया, उन पर हमला हुआ। यह हिंसा बताती है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र या कोई साजिश भी हो सकती है। इस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जांच करी होंगी। लेकिन जैसा मध्य प्रदेश में ग्वालियर में निकल कर आया है, सीधी सी बात है कि इसके पीछे कोई वजह होगी, और कारण सेना में भर्ती नहीं है, कारण देश में अशांति और असुरक्षा पैदा करना है। चैतन्य भट्टी जी, आपने बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता की है, कई किस्म के आंदोलन देखे हैं, बहुत गंभीर मुद्दों पर भी पॉलिटिकल पार्टियों ने आंदोलन किए हैं, युवाओं ने आंदोलन किए। लेकिन इस किस्म का आंदोलन कि अगर दक्षिण भारत में हिजाब का मुद्दा आया, पूरे देश में छा गया, एनआरसी या सीए का मुद्दा आ गया, पूरे देश में छा गया, अगर किसी पार्टी की प्रवक्ता ने कोई बात कही विवादित, पूरे देश में वो छा गई, पूरी दुनिया में छा गई। तो ये जो पूरा उनका मैकेनिज्म है देश के भीतर आंदोलन करने वालों का, वो इतना स्ट्रांग है कि मुद्दा मामूली हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, एक ही दिन में वो वैसे होता है जैसे कि गणेश जी को दूध पिलाने की खबर आई और कुछ सेकंड में पूरे देश में छा गई। तो इसके पीछे, इस तरह के आंदोलन के पीछे क्या लगता है आपको? देखिए राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो कम्युनिकेशन की जो व्यवस्था है जी, बहुत तेज है। आप देखिए कि कहीं का भी वीडियो कहीं का बतला के डाल दिया जाता है और उस पर तत्काल में रिएक्शन हो जाता है, हजारों लाखों जगह वो स्प्रेड आउट हो जाता है जी। तो जो पहले जो आंदोलन हुआ करते थे वो एक व्यापक रूप नहीं ले पाते थे, उसके पीछे कम्युनिकेशन गैप रहता था। अगर बिहार में कोई आंदोलन हो रहा है, अखबारों में अगर नहीं छपा, टीवी में नहीं दिखाया गया, उस समय तो खैर टीवी भी नहीं थे, एक सरकारी दूरदर्शन था, तो वो चीज लोगों तक, दूसरे प्रदेश तक नहीं पहुंचती। आज की तारीखें में आप व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये जो कम्युनिकेशन की जो चीजें हैं, ये इतनी जल्दी लोगों को पहुंच जाती है वहां पर कि वो भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बिहार है और उत्तर प्रदेश है, यहाँ से मैक्सिमम लोग सेना में भर्ती होने के लिए कोशिश करते हैं और बहुत लंबे समय से मेहनत करते हैं। उनको ये लग रहा है कि जो स्थायी नियुक्ति है वो खत्म करके हमको एक शॉर्ट टर्म की एक 4 साल की नौकरी दी जा रही है, और 4 साल की नौकरी के बाद 25% लोगों को वहां पे ले लिया जाएगा सेना में और 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो वो जो 75% लोग के दिमाग में जो बात घुस रही है कि हो सकता है कि हमको ना लिया जाए, वो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें हैं उनको बढ़ा रही जी। जबकि सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर हुए हो जाते हैं तो आपको दूसरी जगहों पर भी हम प्राथमिकता लें। लेकिन सवाल इस बात का है कि पुलिस की भर्ती की जैसी आप बात कर रहे हो कि हम उसमें आपको प्राथमिकता देंगे, तो अभी तो यहाँ हजारों पद खाली पड़े हैं, तो जब यहाँ पहले ही नहीं भरे जा रहे हैं तो उसमें प्राथमिकता का सवाल कहाँ आ जाता है? फिर प्राथमिकता किसको दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, उसका भी कोई क्राइटेरिया तय नहीं। तो ये कुल मिला के, जैसे मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करें, मध्य प्रदेश बहुत शांत प्रदेश माना जाता है और आपने देखा होगा कि इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं मध्य प्रदेश को।
लेकिन अभी जैसा वहाँ के ग्वालियर के कलेक्टर और एसएसपी बता रहे थे कि इसमें कुछ जो वो हैं सिखाने वाले लोग, कोचिंग सेंटर, उनका कोचिंग सेंटर है, उनका कहीं ना कहीं इस तरह का रोल है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने अपने छात्रों को भड़काया होगा कि आपको 3-4 साल की नौकरी मिलेगी, उसके बाद आप बाहर हो जाओगे। तो जब देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी का आलम है, ऐसी स्थिति में अगर 11-12 लाख रुपए उसको दे दिया जाता है 4 साल के बाद, तो उसको धंधा करने में या और दूसरी नौकरी करने में कैसे मौका मिल पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो सारी चीजें हैं जो इन बच्चों के दिमाग में, देखिए 17-18 साल के बच्चे का कोई बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं होता, लेकिन ये जरूर है कि वो अपने भविष्य के लिए सोचता है कि हम कहाँ जाएंगे। तो इस बच्चों को भड़काना भी बहुत आसान काम है, और जब इस तरह से जब स्प्रेड आउट होती है कोई चीज, तो निश्चित तौर पे छात्रों का गुस्सा, तो आपको पता ही है कि छात्र तो पहले भी आंदोलन जिस तरह से करते थे, आग लगाना, ये करना, ये युवाओं में इस तरह का एक आक्रोश रहता है, वो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन सब चीजों का एक बहुत व्यापक रूप से स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस तरह की जो चीजें हैं वो कैसी हैं और इनसे क्या फायदा होगा। ये बात जरूर है कि सरकार अपनी तरफ से उसका जस्टिफिकेशन भी दे रही है, लेकिन वो लोगों को क्यों नहीं समझा पा रही, ये एक सरकार की विफलता है। देखिए किसान कानून में भी उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए बहुत अच्छा कानून है, लेकिन वो किसानों को नहीं समझा पाए। लगभग 1 साल तक किसानों का आंदोलन चलता रहा। इसी तरह आप कोई भी योजना अगर लाते हैं तो निश्चित तौर पे ये सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने बैठ के योजना बनाई जो काफी लंबे अरसे से इस पे काम भी चल रहा है, लेकिन विरोधी पार्टियों को भी आप अगर अपने उसमें नहीं लेंगे, संज्ञान में नहीं लेंगे, और कोई भी योजना अगर आप लागू करेंगे तो उसका विरोध निश्चित तौर पे होगा। विरोधियों का तो काम ही है विरोध करना, लेकिन इन बच्चों को किस तरह से समझाया जा सकता है ये देखना सरकार के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए 25 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हो चुका है, सैकड़ों गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, लोग जो रोज रोटी कमाने वाले हैं उनके ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत आती है। किसी भी सरकार का कोई भी निर्णय होता है या कोई भी कदम उठाया जाता है, उसका सबसे ज्यादा असर होता है आम आदमी और जो पुलिस होती है, जो अपना काम छोड़ के सिर्फ रात दिन इसी में लगी रहती है कि कहाँ आंदोलन हो रहा है, उसको हम कैसे दबाएं। तो ये सारी चीजें किसी भी चीज को लागू करने के पहले उसके अच्छे पक्ष बुरे पक्ष इनका पूरा निर्णय लेके और उस संबंधित पार्टी से जिसके लिए हम वो योजना लेके आ रहे हैं उनको समझाना मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी। बिल्कुल, दरअसल ये एक पक्ष है। हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि किसी एक राज्य में कोई बात होती है और पूरे देश में फैल जाती। आपने बिल्कुल सही कहा कि दरअसल कम्युनिकेशन इतना तगड़ा हो गया कि 1 सेकंड में हर चीज़ कहीं ना कहीं तक फैल जाती है। जब सरकार ये कह रही है कि एनडीए की परीक्षाओं का इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अतिरिक्त रूप से सरकार ने इसकी व्यवस्था की क्योंकि कोरोना काल में सेना में भर्ती प्रभावित हुई थी। तो ये बात किसी तक कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। सवाल ये है कि ये चीज़ें क्यों, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग भी की है और डिफेंस की रिपोर्टिंग का भी मुझे थोड़ा सा तजुर्बा है। उसके लिहाज से मैं कह सकता हूं कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है, अगर इसके तार जोड़ेंगे, इसके एक करके कड़ियां जोड़ेंगे, तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकतें काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बच्चे अचानक हिंसा पर उतर आए। जब सब चीज़ें पता लगती है तो ये बात क्यों पता नहीं चल रही कि बाकी जो सेना के पद हैं उन पर एग्जाम लोग दे सकते हैं, 12th पास करके लोग एनडीए में जा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहीं से चिंता शुरू होती है कि चम्मच से गणेश जी को दूध पिलाने तक तो ठीक था कि पूरे देश में फैल गया, लेकिन अगर एक घटना होती है और पूरे देश में 2 दिन में फैल जाती है, यहीं से हमारी चिंता शुरू होती है। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन भी है। राहुल जी, ये जो हिंसा हो रही है, हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि आंदोलन की एक रूपरेखा होती है, चाहे वो छात्रों का आंदोलन हो या पॉलिटिकल पार्टीज का। ऐसा नहीं होता कि पहले ही दिन से वो आंदोलन एकदम स्पीड पकड़े और 100 पर आ जाए। तो ये जो हिंसा हो रही है, जिसमें आगजनी हो रही है, 25 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है, जैसा भट्ट जी ने भी कहा, 10 राज्यों में हिंसा फैल चुकी है, 72 ट्रेनें स्थगित कर दी गई हैं, 72 ट्रेनों के रास्ते बदले गए हैं और 32 ट्रेनें रोक दी गई हैं। तो क्या लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है या ये सच में बहुत ही रेगुलर तरीके से आंदोलन हो रहा है? डॉक्टर राहुल। राघवेंद्र जी, मैं शुरुआत में एक चीज कहूंगा, मुझे ये चीज समझने बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि जैसे होता ना कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आप जाओ, पहले दिन अभी हमें स्टोरी पता नहीं है, हमने कुछ देखा नहीं है और पता लगा कि सिनेमा हॉल में फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही आगजनी हो गई। जब आपको कोई चीज पता ही नहीं है, किसी इतिहास को आपने देखा ही नहीं है,
कोई कागज पत्तर आपने देखे नहीं है, फिर अचानक आंदोलन, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से कि सिनेमा हॉल के अंदर जो लोग गए थे पिक्चर देखने के लिए, वो कहीं ना कहीं से माइंड सेट करके गए थे। तो इस आंदोलन को भी आप बिल्कुल उसी रूप में देखिए कि अचानक एक सप्ताह पहले कोई योजना लॉन्च की जाती है, उस पर विचार विमर्श नहीं हुआ, अभी कोई प्लेटफॉर्म उसका तैयार नहीं हुआ, और वो एकदम से पूरे देश में आग लगाने का काम कर देती है। ये चीज बहुत अच्छे से समझना, यहाँ दोनों पहलू को हमें सोचना ये पड़ेगा कि इस समय जो युवा है देश का, वो बिल्कुल भ्रमित है, और वो वैसे आग की चिंगारी पे बैठा हुआ, बिल्कुल आग पे, कि उसको यदि जरा सी भी चिंगारी मिल गई तो फट पड़ेगा। सरकार को ये चीज ध्यान में रखना ही होगी कि यदि यूथ को पहले समझा दिया जाए, यदि उनके हित में कोई योजना आ रही है तो पहले विचार विमर्श, सरकार के पास बहुत सारे मंच होते हैं जहाँ से विचार विमर्श किया जा सकता है, लेकिन अचानक कोई चीजें जब सामने आती हैं तो डॉक्टर राहुल जी, आपको थोड़ा सा रुकूंगा बीच में। दरअसल ये मामला उतना सीधा और आसान नहीं लग रहा जैसा हम समझ रहे हैं या सोच रहे हैं। ये मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपकी बात को रोकते हुए बीच में, कि जम्मू कश्मीर में हिंसा होती थी, 500 रुपए पत्थर के मिलते थे, वो भी बच्चे थे। हिंसा भोपाल में एक बार हुई थी, पुलिस से हथियार लूट लिए गए थे। जब मध्यस्थता करने लोग आए तो उन्होंने कहा कि बच्चे थे, गलती हो गई, हथियार वापस कर देंगे, उनको छोड़ दिया जाए। तो ये जो बच्चे शब्द है और जो गलतियां हो गई है, मुलायम सिंह यादव ने एक बार कहा था कि जो बलात्कारी हैं वो बच्चे थे, उनसे गलतियां हो गई। तो ये जो बच्चे कहकर छोड़ने का मामला है, ये कहीं ना कहीं हम चीजों को हल्के ढंग से ले रहे हैं। जो सरकार की गलती है, सरकार को उस पर आप आंदोलन करके दंडित कर सकते हैं, चुनाव में सरकार को हरा सकते हैं उस पार्टी को, लेकिन जिस ढंग से छोटे छोटे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, जो 15 साल के, 16 साल के, 14 साल के हैं, वो अगर इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है जो काम कर रहा है और बच्चे उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। जी राहुल जी। राघवेंद्र जी, सीधी बात यह है कि एकदम से पहले दिन ही आगजनी और रेलवे ट्रैक को रोक देना और किसी दफ्तर को आग लगा देना, ये सब सारी चीजें जो होती हैं वो अचानक कभी कोई भीड़ इस तरीके का निर्णय नहीं लेती है। इसके पीछे कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई योजना षड्यंत्र होता है। ये तो सरकार को ये चीज समझना चाहिए, या इंटेलिजेंस में। इस समय जो भारत की स्थिति आप ये देखिए कि एक नेत्री ने एक बयान दिया और उस पर लेकर के पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर सात समुंदर पार भी हंगामा मच गया, और जाकर के भारत की जो बिल्डअप की हुई चीज थी, जो एक छवि बन रही थी, वो अचानक डाउन होने की स्थिति में आई। तो आपको इस दृष्टिकोण से भी देखना होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को नीचा करने की, या भारत में इस तरीके से उपद्रव कराने की, या भोपाल भारत की जो शांति जो बनी हुई है इसको छिन्न भिन्न करने की कहीं ना कहीं षड्यंत्र योजनाएं तो चल रही होंगी, क्योंकि ये आंदोलन आपको पूरा संगठित रूप से है। अभी आपको बिहार में दिख रहा है, तेलंगाना में हुआ है, इसकी आग धीरे धीरे बढ़ रही है और ये धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो कोई इसका आप कहीं से भी देखेंगे, इसका सूत्र मिला के देखेंगे तो आपको एक भी चेहरा सामने दिखाई नहीं देगा कि इसके पीछे साजिश कौन रच रहा है। तो इस सरकार को यहाँ ध्यान देना होगा कि इसके पर्दे के पीछे कौन है, या देश से बाहर ये संचालित हो रहे हैं या देश के अंदर ही स्लीपर सेल, जिसको कहते हैं कि हमने बीच में भीड़ में छोड़ दिए हैं 4 लोग अपने जो युवा को भड़का रहे हैं। तो इस समय दोनों चीजों पर ध्यान देखना पड़ेगा कि हमें इनको भड़का कौन रहा है, युवाओं को ये गलत रास्ता चयन करने का रास्ता कौन दिखा रहा है, इनको आगजनी करने को कौन उत्साहित कर रहा है, कौन इनको हवा दे रहा है कि ये इस तरीके के सड़कों पे उतरे। और इस चीज की तो बिल्कुल भरपूर भरसक निंदा करूंगा कि इस तरीके का आंदोलन कभी भी, चाहे युवाओं के लिए हो या किसी भी देश के लिए हो, कभी सफलता का मार्ग हो नहीं सकता, क्योंकि सरकारी संपत्ति का नुकसान करके वो अपना ही गड्ढा युवा खोद लेता है अपने देश का। आप कभी भी देखिए आंदोलन होता है, उसमें कितना नुकसान होता है, उसके भरपाई युवाओं को ही करना होती है। युवाओं को डॉक्टर राहुल, मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश शर्मा जी, दरअसल ये जो पूरा मामला है, हिंसा भीड़ जो होती है उसका कोई अगर लीडर नहीं है तो वो अराजक हो जाती है। यहाँ जो बात डॉक्टर राहुल कर रहे हैं, वो माखनलाल विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी हैं पत्रकारिता के विश्वविद्यालय के बच्चों को। उनका कहना यह कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है चिंता की बात है, क्योंकि बच्चों को भड़काया जा रहा है, और वो भड़काने के बाद, मैं सिर्फ ग्वालियर की एक छोटी सी घटना का जिक्र करूंगा, जो डीएम और एसएसपी जिसका जिक्र कर रहे थे कि वहां जो बच्चे जिन लोगों ने आगजनी की है वो सेल्फी ले रहे थे, हंस रहे थे, और लोगों आते आते लोगों के साथ मारपीट करके आतंक और दहशत फैला रहे थे। तो ये जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो इस तरह का काम नहीं करते जो कर रहे हैं। तो जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका नेचर, उनके काम करने का तरीका ये बताता है कि उनकी प्रवृत्ति आपराधिक है,
और उनका इस मुद्दे से लेना देना नहीं है। उनका लेना देना तो हिंसा करने से है, अराजकता फैलाने से है, जो वो कर रहे हैं, चाहे वो दरभंगा की बात करें हम, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या साउथ की बात कर लें। आप किस में राय? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, राहुल जी की बात से भी मैं सहमत हूँ। मोटे तौर पर देख लीजिए कि पिछले कुछ वर्षों से भारत की जो छवि पूरे विश्व में बन रही है, हम एक बेहतर अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, आयात हम कम कर रहे हैं, निर्यात बढ़ा रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यानी कल्पना कर सकते हैं कि अंतरिक्ष के जो अभियान है उसमें भी हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि कुछ जो 3 प्रकार की ताकतें हैं, तालिबानी ताकत हो सकती है, साम्यवादी ताकत, वामपंथी ताकत हो सकती है, और कहीं ना कहीं मिशनरी ताकत भी हो सकती है। जिन लोगों को भारत की इस प्रगति से ईर्ष्या है, वो कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढते हैं जिस बहाने से भारत की इस गति को, प्रगति को रोका जा सके। जो लोग ये सब हिंसा कर रहे हैं, मैं इन्हें बच्चा बिल्कुल नहीं कहूंगा। जिस तरीके से आप मुझे देख लीजिए, जैसे कश्मीर में भी योजना पूर्वक उन्होंने जो छोटी उम्र के लड़के थे उनको आगे किया पथराव के लिए, ठीक वही रणनीति मुझे इस रेल रोको आंदोलन में, मुझे आप बताइए, 14 साल का लड़का है, 15 साल का लड़का है, 16 साल का लड़का है, वो सेना में कहां से चला जाएगा? तो मोटे तौर पर लेकिन जिस छोटे उम्र के बच्चों को आगे करके ये षड्यंत्र है, और इसके पीछे कोई ना कोई ताकत है जो भारत में अशांति और अराजकता फैलानी चाहिए। मेरा तो ये आग्रह है कि कहीं ना कहीं समय कैमरे सब लगे रहते हैं, एक एक व्यक्ति की पहचान की जाना चाहिए, और इन सब लोगों को जितने प्रकार की भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, वो स्कूल में कोचिंग की हो सकती है, स्कूल में पढ़ाई की हो सकती है, इनके परिवारों को अगर कोई अन्य योजना का, किसी आयुष्मान योजना का, वो सारे लाभ ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए, और ये लोग किसी भी सरकारी सेवा में ना जा सकें, इसका पुख्ता प्रबंध करना चाहिए। एक बात समझ लीजिए, भय के बिना कभी भी प्रीत नहीं होती। तो मोटे तौर पर उनको बच्चा कह करके नजरअंदाज करना, ये देश के साथ न्याय नहीं होगा। इन लोगों के साथ सख्ती की जानी चाहिए। भट्टी जी, सरकार की कोई गड़बड़ योजना है, उसको सुधारने की जरूरत है बिल्कुल भी, और अगर वो नहीं सुधारती है तो आंदोलन भी होने चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपने कहा था, हम सब भी जानते हैं कि किसान आंदोलन हुआ, सरकार को वापस जाना पड़ा, लेकिन किसान आंदोलन हिंसक नहीं था। उसके पहले अगर हम शाहीन बाग की बात भी करें तो वो हिंसक नहीं था, भले वो साल भर चला, लेकिन ये उसके बाद जो ट्रेंड बदला है, ये कहीं ना कहीं महिला और बच्चों को आगे रखकर हिंसा फैलाना, ताकि अगर पुलिस की गोली चले, लाठी चले, तो महिला और बच्चे शिकार हो, फिर उसके बाद सरकार को बदनाम किया जा सके। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रणनीति है, और जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मास्टरमाइंड है, वो बहुत ही शार्प हैं और योजना के तहत काम कर रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले में राय? ये बात तो सही है। देखिए राघवेंद्र जी, के जिस तरह का आंदोलन हो रहा है, वैसे ये युवक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो वास्तव में बहुत दुखद है। क्योंकि देखिए, ये सरकार के पैसे से तो बनती नहीं सारी चीजें, जनता के पैसों से ही, चाहे ट्रेन हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे पटरियां हो, चाहे आप किसी के वाहन की जला दो। वाहन व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है, लेकिन अगर ट्रेन जलाई जा रही तो निश्चित तौर पे वो सरकार की संपत्ति नहीं, जनता की संपत्ति, और उस पर अगर आप आग लगा रहे हैं तो उसमें आने जाने वालों को कितनी तकलीफ हो रही थी, ये देखना भी बहुत जरूरी है। दिक्कत क्या है कि सरकार का जो इंटेलिजेंस, वो मुझे लगता है कि बहुत कमजोर हो चुका है। आप देखिए कि चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे नुपुर शर्मा वाला मसला हो, चाहे वो पत्थरबाजी का मसला हो, इंटेलिजेंस इतना बड़ा डिपार्टमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी भी LIB होती, वो क्या करते हैं मुझे तो बात समझ में नहीं आती। अगर कोई चीज हो रही थी तो उसकी जानकारी इनके पास कैसे नहीं आ पाई? क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो गया पूरे देश में और इंटेलिजेंस को कोई खबर नहीं। तो इनका जो इंटेलिजेंस का जो तंत्र है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी भी देश में अगर अशांति होती है तो उसका फर्क हर व्यक्ति पे पड़ता है, आम व्यक्ति पे पड़ता है। अगर बिहार में आंदोलन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि जब मध्य प्रदेश का व्यक्ति उससे वो नहीं होता है। बिल्कुल भट्टी जी, दरअसल इसमें एक बात और है कि आप देखिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष के घर हमला हुआ, बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया। आंदोलन का इतना गति से आगे बढ़ जाना कि वो 48-72 घंटे में इस लेवल पर चला गया कि विधानसभा अध्यक्ष के घर पर हमला हो रहा है, ऑफिस को जलाया जा रहा है। आपने भी फिगर को कोट किया कि लगभग 25 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बताती है कि हमारे बच्चे इतने ज्यादा हिंसक नहीं हो सकते जब तक कि कोई उसके पीछे योजना करके काम करने वाला व्यक्ति या संस्था या कोई गिरोह ना हो। नहीं, देखिए, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि कोई ना कोई निश्चित तौर पे इन लोगों के पीछे होता है जिसको
विदेशों से भी ताकत मिलती है, पैसा भी मिलता है, फंड भी मिलता है, सारी चीजें होती है। लेकिन मेरा कहना यही है कि आपका इंटेलिजेंस क्या करता है। भाई इतना बड़ा देश है जिसमें हजारों लाखों लोग इंटेलिजेंस में, पुलिस में, सब में, LIB में रहते हैं, वो क्या करते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि सरकार को अब ये लोगों को ये लगने लगा है कि ये सरकार साधारण तरीके से मानती नहीं। ये ऐसा पता नहीं क्यों उनके मन में बात आ गई है कि इसके लिए आपको बहुत जबरदस्त आंदोलन करना पड़ता है। और आप देखिए 2-3 दिन के भीतर उन्होंने 21 साल से लेकर 23 वर्ष की उम्र घोषित कर दी, 2 साल बढ़ा दी। तो जब आप कोई भी चीज बनाते हैं, लेकिन वो पहले साल के लिए है, इसी वर्ष के लिए, अगले साल से फिर वो 21 साल ही हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि हम पहला साल है इसलिए इसको 17 से लेकर 23 तक कर रहे हैं, जो 21 तक थी। जी, पहले ये सारी चीजें नहीं होती ना। आप किसी भी जो योजना को लाते हो उसका बहुत तरीके से अध्ययन करके और लोगों से बातचीत करके, ऐसा नहीं विपक्ष को आप अगर उसमें नहीं लेते हो अपने विश्वास में, तो ये भी गलत बात है। लोग पक्ष को भी विश्वास में लेना चाहिए। सब लोगों से मिलके, एक्सपर्ट से मिलके एक योजना बनाई जाए, तो उस योजना का क्या रिपरकेशन हो सकता है आगे, ये भी आपको पहले देखना पड़ेगा। उन लोगों के लिए जिनके लिए भी आप योजना ला रहे हैं उनको पहले समझाना पड़ेगा कि हम अपने लिए बेहतर योजना ला रहे हैं। सरकार के लिए भी विचार का विषय है, हम सबके लिए भी विचारनीय और चिंता का विषय है जो कुछ हो रहा है। राहुल जी, समय खत्म हो चला, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, एक चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि एक समय में जो कोचिंग वाली जो बात आ रही है, आज आप देखिए कि हिंदुस्तान में जितने कॉलेज, जितने स्कूल नहीं है, उससे ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़े हो गए हैं। और ये सारी की सारी जड़ें, तो ये आप खोद के देखेंगे तो ये जो कोचिंग क्लासेस जो बहुत बड़े बड़े स्तर पर चल रही हैं हिंदुस्तान में, ये बहुत बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान में खड़ा हो रहा है जो युवाओं को किसी भी साइड मोड़ सकता है। और ये आपको इंगित कर रहा है कि आप ये बिल्कुल अक्षरशः समझ लीजिएगा कि आने वाले दिनों में यहाँ से ही बहुत कुछ आंदोलन और बहुत कुछ देखने को हिंदुस्तान को मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोचिंग सेंटरों पर किसी भी तरह का सरकारी कमांड नहीं है। आप ताज्जुब करोगे कि यहाँ उतनी तादाद बच्चों की है जितनी तादाद आज कॉलेज और स्कूलों में बच्चों की नहीं है, और उससे ज्यादा फीस, उससे ज्यादा सारी कुछ करने के बाद। बिल्कुल राहुल जी, चिंता की बात है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, जो उनके सिस्टम होते हैं, वो भी बहुत लचर होते हैं और कई बार दुर्घटनाएं भी हुई है, आगजनी भी हुई है, और उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक और उनका प्रबंधन दोषी पाया गया। तो ये एक अलग विषय बहुत विस्तार का से बातचीत करने का है, लेकिन अभी हमारा फोकस इस बात पर था आज कि किस तरह से आंदोलन सिर्फ 72 घंटे में कितनी ऊंचाई तक पहुंच गया और कितनी जबरदस्त हिंसा हुई और 25 लाख करोड़ का उससे नुकसान किया। चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा और तीनों मेहमानों का साधुवाद करूंगा। भट्टी जी, आपका बहुत धन्यवाद, राहुल जी आपका भी, और रमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी जो चिंता की बात है वो ये कि ये आंदोलन आखिर किन लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी से उनका 2-3 साल तक वास्ता नहीं रहेगा, लेकिन वो सड़क पर हिंसा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं और वीडियो की माने सेल्फी ले रहे हैं और वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें चिंता की जरूरत है, जो उनका इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको भी सक्रिय करने की जरूरत है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।